नमस्कार बच्चों, मैं शैतान सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हमने पिछले वीडियो के अंदर भारतीय युग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे दूसरा युग और वो है आपका द्विवेदी युग। देखिए मित्रों, जो भारतीय युग था उस भारतीय युग की जो शुरुआत हुई थी वो 1845 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के दरमियान आपका भारतीय युग था। और 1900 से लेकर 1918 ईस्वी अर्थात 18 वर्षों तक लगभग आपका कौन सा युग? दूसरा युग, और वो है द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस द्विवेदी युग की यदि हम बात करें, द्विवेदी युग का जो समय काल था वो 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी, 50 से लेकर 1900 ईस्वी, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक तो था आपका भारतीय युग जो 50 वर्षों तक चला, और 18 वर्षों तक चला कौन सा युग? द्विवेदी युग, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। फिर यदि हम बात करें, इस युग का जो नामकरण हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना योगदान, इस समय योगदान सर्वाधिक इन्हीं का था हिंदी साहित्य में, इसलिए इनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने इस द्विवेदी युग को किस नाम से पुकारा? जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा, अर्थात इसको एक नया नाम दिया, जागरण सुधार काल। और आगे महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को नई धारा सेकंड मतलब द्वितीय उत्थान के अंतर्गत इसको रखा है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है, प्रश्न ये बनता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन से युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा? तो वो आपका द्विवेदी युग है, ये याद रखना है। और अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो रहेगा आपका इस युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की यदि हम बात करें तो उसको याद रखने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। प्रमुख कवियों की बात करें तो देखिए, राम की अयोध्या के पाठक क्या है? गुप्तवीर है। राम का मतलब रामचरित्र उपाध्याय। राम का मतलब क्या होगा? रामचरित्र उपाध्याय। अयोध्या का मतलब होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इसकी जो उपाधि थी वो हरिहर थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहर। पाठक का मतलब यहाँ पर होगा श्रीधर पाठक। गुप्त का मतलब यहाँ पर होगा नेतेरी शरण गुप्त, और वीर का मतलब होगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो ये थे आपके द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। याद रखना है आपको, राम की अयोध्या के पाठक गुप्तवीर है। राम की अयोध्या के पाठक कैसे हैं? गुप्तवीर है। देखिए मित्रों, इस युग के प्रमुख कवि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनकी रचनाएं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए इस लाइन को एकदम दिमाग में सेट करना है कि राम की अयोध्या के पाठक क्या है। तो देखिए मित्रों, अभी हमने बात की थी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की। अब उन कवियों की क्या रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो द्विवेदी युग के कवियों की प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं की। मित्रों ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो दौलतपुर गांव में होता है, रायबरेली तहसील है, और ये कहाँ पर आया हुआ है? उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर में हुआ, ध्यान रखिएगा ना। रचनाओं की यदि हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में मुख्य रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक। तीन रचनाएं याद रखिएगा, काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक। ठीक मित्रों, इन्होंने गद्य और पद्य, चाहे गद्य हो चाहे पद्य रचना हो, दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत सिफारिश की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं में इन्होंने बात कही कि भाई गद्य और पद्य इन दोनों के लिए जो खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा, जो स्थानीय जो भाषा होती है, उस स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी सिफारिश इन्होंने की थी। ठीक, और
ये बातें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में याद रखना है। जन्म दौलतपुर रायबरेली में, रचनाएं काव्य मंजूषा सोमन और देवी स्तुति शतक, और इन्होंने गद्य और पद्य में जो खड़ी बोली हिंदी है उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश ये करते हैं। दूसरे कवि की बात करें तो श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचनाओं की यदि बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें एकांतवासी योगी प्रमुख रचना, उजड़ ग्राम ये भी रचना है इनकी, और श्रांतपति ये 3 रचनाएं। चौथी रचना है इनकी भारत गीत, 5वां है इनका स्वर्गीय गीत। तो एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांतपति और भारत गीत और स्वर्गीय गीत ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम। ठीक है, आगे यदि हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरियुद्ध की जो रचनाएं हैं वो उन रचनाओं में जो प्रमुख रचना मानी जाती है वो आपकी प्रिय प्रवास मानी जाती है। प्रिय प्रवास क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी जो भाषा है उसका ये पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? प्रिय प्रवास। इस किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा, याद रखना है। इसके अलावा इनकी रचना में पारिजात और इनकी रचना वैदेही वनवास। वैदेही का मतलब मित्रों होता है सीता, जो राम का जो वनवास हुआ था उसका पूरा यहाँ पर वर्णन है, उसको नाम दिया गया वैदेही वनवास। और मुख्य बात याद रखिएगा, गणपति चंद्रगुप्त ने इनको किनको उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध को आधुनिक काल का सूरदास का है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आधुनिक काल का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त ने किसे का? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध को का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कवि की, वो है आपके रामचरित उपाध्याय। कौन से हैं? रामचरित उपाध्याय। इनकी यदि रचनाओं की यदि हम बात करें तो रामचरित चिंतामणि, देवदूत, देवसभा और भारत भक्ति, ये 4 रचनाएं इनकी हैं रामचरित उपाध्याय की, जो प्रमुख रचनाओं में आती है। अगले इंपॉर्टेंट कवि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इनको, और वो है आपके मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं मित्रों ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त इनके जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त इनके क्या थे? गुरु थे। इनकी रचनाओं में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में रंग में भंग पहली रचना, दूसरी रचना है इंपॉर्टेंट साकेत, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, भारत भारती इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, झंकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए ये रचनाएं आपको याद रखनी है, मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी। आगे यदि हम बात करें रामचंद्र शुक्ल ने हमारे गुप्त जी को कौन सा कवि का है? सामंजस्यवादी कवि का है। सामंजस्यवादी कवि की संज्ञा दी है गुप्त जी को, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि की संज्ञा दी। और याद रखिएगा मित्रों, इनको जो भारत भारती इनकी जो रचना थी भारत भारती, तो भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इनको कौन सी उपाधि दी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो मित्रों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और ये राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। और यदि हम बात करें आगे तो गुप्त जी मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल में, इस द्विवेदी काल में हरि गीति का जो छंद है उसका बादशाह कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, हरि गीति का छंद का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है द्विवेदी काल के अंदर। ठीक, तो ये बातें मुख्य थी जो द्विवेदी युग में थी, जो हमें पढ़नी चाहिए थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इन कवियों की रचनाएं, आपको प्रत्येक कवि की 2-2-3 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, जो गुप्त जी थे मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचनाओं को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप उनकी रचनाएं याद कर लोगे। देखिए ट्रिक है, आरती साकेत ने मिलकर विष्णुवटी की धरा पर रंगों की क्या बजाई? झनकार बजाई। भारती साकेत ने मिलकर विष्णुवटी की धरा पर रंगों की झनकार बजाई। तो देखिए भारती का मतलब होगा
ये रचना कौन सी होगी? भारत भारती। कौन सी रचना हो जाएगी? भारत भारती, भारत भारती। और इस रचना को लिखने पर इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्रपति की क्या दी थी? उपाधि दी थी। फिर दूसरी रचना हो जाएगी इनकी साकेत। ठीक, ये वैसे ऐसे ये करेक्टिव वर्ड है। विष्णु से हो जाएगा विष्णु प्रिया। कौन सी प्रिया? विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। वटी से हो जाएगा पंचवटी। कौन सा वटी? पंचवटी। ठीक, धरा से हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा। और रंगों से हो जाएगा रंग में भंग, रंग में भंग। ये सब इसकी इनकी काव्य रचना है। रंग में भंग, जनकार। और आगे कौन सी हो जाएगी? जनकार। तो ये इनकी रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं जो हमें याद रखनी है। भारत भारती, विष्णुवटी, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, रंग में भंग और जनकार। ये इनकी रचनाओं को याद करने की छोटी सी ट्रिक। ये था आपका पूरा द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में हमने क्या किया? जिक्र किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अब आगे मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।